तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक जस्ट अट्रैक्शन फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ अट्रैक्शन फोर्स defined as a attraction force। कैसा है ये? एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स which is attract of an electron is called an electron। या फिर सेकंड डेफिनेशन जो कल के क्लास में नोट कराया था क्या था? the tendency of an element। सेकंड डेफिनेशन था the tendency of an element, the tendency of an element to attract the electron, the tendency of an element to attract the electron is called electronegativity। the tendency of an element to attract the electron is called electronegativity। तो ट्रेंड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करने का जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी एलिमेंट का वो। अब बात आता है इलेक्ट्रॉन को अपने ओर पुल कौन करता है भैया? जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने का काम कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो अप टू डाउन पे क्या होता है भैया? डिक्रीजेस, बट लेफ्ट राइट इंक्रीजेस। ये याद रखना। कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट। इसका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कल के क्लास में ये सब बता दिया था, डाटा नोट करवाया गया था। सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। ये डाटा अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल है। उससे इधर जाने पे कितना माइनस करना बच्चा? ऑप्शन 0.5 1.5 3 2.5 2 1.5 1 3 2.5 2 1.5 1 और इसका था 2.1। क्लोरीन का कितना होता है? इसका भी 3 2.8 2.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। नोबल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 क्योंकि इनका ऑप्टेट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये याद रखना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? एक सिंपल सा टेंडेंसी है एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने का। तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड अप टू डाउन, डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, डिक्रीज है तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज। हां, बस नोबल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 0। ये याद रखना है, ठीक है ना बच्चा? नोबल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 0। नोट डाउन कर लो अब इसको। नेक्स्ट हेडिंग बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट बाय पॉलिंग स्केल, मतलब पॉलिंग के अकॉर्डिंग। तो पॉलिंग स्केल में फॉर्मूला क्या था भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जनरली इनके फॉर्मूले में x माइनस x3 is equal to bond energy change A B minus under root क्या था यहाँ पे? बोलो BE हाँ BE BAA। अच्छा बॉन्ड एनर्जी है वो। डेल्टा लगाना तो डेल्टा का साइन लगा सकते हो। AA A माइनस A। माइनस नहीं, यहाँ पे इनटू है। सर आपने कल वैसे लिखाया था। माइनस नहीं था, इनटू था। माइनस तो पहले था। सर आपको दिखा दूंगा। भेजो, हमारे पास वाला इमेज अभी भी है। इनटू है सर। नोट डाउन करो। तो आपने वो अंडर रूट में क्या लिखा है? बताते हैं। चेंज है ना बेटा,
यहाँ पे ब्रैकेट में डेल्टा ई रखवाया था, उस डेल्टा ई का वैल्यू अलग से बताया था। तो उस डेल्टा ई के वैल्यू में था बॉन्ड एनर्जी ई ए सॉरी ए बी माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ए बी, इस तरह से था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, नोट कर लो। एक मिनट यार, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? सर बीबी था। सॉरी बच्चा लोग, ये था भैया एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना? सर हाँ बच्चा, सर वो बीई में ना लास्ट में क्या बीबी बच्चा? था। हाँ ये सब बॉन्ड एनर्जी, बी मतलब बॉन्ड, ई फॉर एनर्जी, ए बी बॉन्ड एनर्जी माइनस अंडर रूट। से वो नहीं, बॉन्ड एनर्जी बीबी था, ए बी नहीं था लास्ट वाला। अरे हाँ वो बी बी है भाई, इधर ए बी है, इधर ए बी बी, या फिर बोल सकते हैं ए टू बी टू, वही लिख लेते हैं बस, जल्दबाजी में हो गया थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, तो डेल्टा ई इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ए टू इंटू बॉन्ड एनर्जी बी टू। उसके बाद बताए थे एक्स ए, क्या था बच्चा? एक्स बी, क्या बताया गया था इसको? सर हाँ सर ये बी के नीचे जो लिखा है आपने ए बी, वो ए डैश बी था। अरे यार, बी ई, अगर ए डैश ए करोगे तो इसका मतलब ही होता है ए टू। अगर बी ई ए डैश बी करोगे तो इसका मतलब है ए बी। ठीक है ना, ये बता रहा है ए और बी के बीच बॉन्ड है। ठीक है ना, डैश का मतलब ये नहीं है कि माइनस है या डैश है, वो बता रहा है ए के बीच बॉन्ड है। तो आप इसका ऐसे लिख लो, यहाँ पे ए टू वही है आपका ए भी लिख सकते हो, ए डैश ए लिख सकते हो बच्चा, सब एक ही मतलब है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बी टू बी बी लिख सकते हो, बी बी डैश लिख सकते हो, ए बी ए डैश बी लिख सकते हो, मतलब इनके बीच बॉन्ड है, कहने का मतलब ये है। तो डेल्टा ई फॉर्मूला ये था, अलग अलग यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल और किलो कैलोरी में। एक्स ए एक्स बी क्या है बताओ जल्दी? En वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। हाँ बोल सकते हो एटम ए। En वैल्यू ऑफ एटम बी, नोट डाउन करो। बेटा माइक म्यूट कर लो। सेकंड जो था बाय मिल्किन स्केल, तो यहाँ पे आयनिसन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू बता सकते हैं भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू सम ऑफ आयनिसन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, या फिर 2.5 इधर 6, यूनिट अलग अलग है। ठीक है ना, नोट डाउन करो।
तो नोट कर लेना बच्चा, ये पॉलिंग स्केल वाला, पॉलिंग स्केल और मोलिकुलर स्केल के बीच रिलेशन बताया गया ये फॉर्मूला। इन दोनों से जो वैल्यू आने वाला है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है या सेम बोल सकते हो। ये रेडियो स्केल है, एलर्ट रेपो स्केल, जिसके अकॉर्डिंग x इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का 0.359 into Z डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 0.744 होता है। तो ये तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, वैल्यू याद रखना और ट्रेंड, वैल्यू याद रखना और क्या रखना भैया, ट्रेंड। नेक्स्ट अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं भाई, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज, मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नोट कर लियो ना सब ऊपर तक। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो ये क्या होता है भाई, मेटल का रिएक्टिविटी टर्म्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट निकलते हैं ऑफ मेटल करो, ऑफ मेटल इज कॉल्ड द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू डोनेट, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू donate an electron is called, मेटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। तो बताओ बच्चा कौन सा मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर सकता है? हाईली रिएक्टिव मेटल, हम्म, हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव, ये भी सही है, ये तो हो गया, लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्कली मेटल, एल्काइली और मेटल Z इफेक्ट ठीक है, किसका कम? उनमें सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा है एल्काइली में? सी और एफ ब्लॉक, हेलियम, ठीक है, एस ब्लॉक वाले ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? कुछ नहीं पढ़े मतलब इधर क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड। वेरी गुड। मेटल जिसका Z इफेक्टिव कम होगा। चार्ज एलिमेंट फॉर्म में पूछ रहा हूं मैं। अरे होशियार लोग, जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब उसका जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए, और जेड इफेक्टिव ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा मतलब उसका आईपी का वैल्यू कम होगा, ठीक है ना। कोरिलेट करने आना चाहिए प्रॉपर्टीज को, नहीं तो रटते रह जाओगे हमेशा। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा ये कौन बताता है, जल्दी कौन डोनेट करेगा, आईपी वैल्यू, जिसका आईपी ज्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा भाई, कम, ठीक है ना। तो मेटेलिक कैरेक्टर फ्रेंड देख लो मतलब क्या होगा भाई, उसी जैसा ही होता है, आईपी के जैसा ही, लेकिन एक्सेप्शन मत ले लेना वहां पे। तो ट्रेंड क्या होगा बताओ, अप डाउन लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ? सर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा मेटेलिक कैरेक्टर, वेरी गुड। और अप टू डाउन इंक्रीजेस, क्योंकि नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव कम होता है। तो अब बताओ सबसे अच्छा मेटल कौन है, सबसे अच्छा मेटल कौन है बताओ बच्चा? रेडियम, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? स्टेशियम, बेटा लिखा गया ट्रेंड, अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज, तो पूरे सॉरी उल्टा बोल दिया, अप टू डाउन जाने पे इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीजेस। तो मैग्नीशियम सबसे नीचे है, सर सीजियम के बाद सीजीसीएम। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा मेटल कौन सा है?
सिलिशियम। सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? सिलिशियम। इस बात को याद रखना। तो कोई बड़ा चीज नहीं है भाई, आप जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे सब में कोई ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, सीधा ट्रेंड फॉलो करना, अप टू डाउन, डिक्रीज तो डिक्रीज, इंक्रीज तो इंक्रीज। द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को ही बोला जाएगा ये मेटेलिक कैरेक्टर या फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो जाहिर सी बात है भाई, ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव होता है। क्यों? क्योंकि आईपी वैल्यू होता है कम, और आईपी वैल्यू क्यों कम होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो जाते हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव होंगे? जो मेटल का साइज बहुत बड़ा है। और बड़ा साइज किसका होता है भाई? ग्रुप में नीचे या ऊपर में? बोलो। जो ग्रुप में नीचे होगा एलिमेंट उसका साइज बहुत ही बड़ा, और जो ग्रुप में सबसे लेफ्ट साइड में होगा, इस साइड, मतलब लेफ्ट में बोलेंगे, राइट साइड, तुम्हारे राइट साइड में आएगा, तो तुम्हारे राइट साइड में जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है पीरियड में, उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम। नोट कर लो भाई। तो क्या होगा बच्चा यहाँ पे? द टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल, the tendency of non-metal, the tendency of non-metal to accept an electron is called non-metallic character, NMC। ठीक है ना? The tendency of non-metal to accept an electron is called non-metallic character, NMC। ठीक है? क्लियर है बच्चा? ट्रेंड क्या होगा बोलो? अप टू डाउन, Down to up increase. non-metallic character decreases, left to right, non-metallic character। बार बार रिपीट करो भाई, N for non, M for metallic, C for character, increases। नोट डाउन कर लो बच्चों। कंफ्यूज, जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ वहां पे लोग, अधिकतर लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, और है कुछ नहीं, सुनते नहीं है ध्यान से, क्लास में बैठते नहीं है, मतलब ध्यान नहीं लगाओगे तो फिर तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। और ये पूरा एक चैप्टर है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। तो यहाँ पे कह सकते हो उसका बस टेलर मतलब टीजर लॉन्च हो रहा है इस टॉपिक का, अब पढ़ेंगे इसको मिला के चैप्टर बनता है। बता सकता है कोई नेम मुझे इस चैप्टर का? रेडॉक्स रिएक्शन। redox reaction नाम ही उससे बना हुआ है। रेड लिया गया ऑक्सीडेशन से, ना कि रेड लेवल से। और ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन से लिया गया OH, तो इनको मिला के बनाया गया रेडॉक्स। तो वहां पे पूरा डिटेल इसी का डिस्कशन होने वाला है, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, मतलब बोनस चैप्टर कह सकते हो, उससे क्वेश्चन एक आना ही है और बनना ही है, ऐसा टाइप का वो चैप्टर। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बस डेफिनेशन नोट करवाएंगे, एकदम डीपली एक्सप्लेन करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। ठीक है ना बच्चा? लेकिन वो डेफिनेशन याद रखना भाई, बिना डेफिनेशन के वहां पे समझ नहीं पाओगे। रिड्यूसिंग पावर जिसको बोलते हैं रिड्यूस, जिसका ज्यादा होगा वो बेस क्या होगा? रिड्यूसर, या फिर उसी को बोलेंगे रिडक्टेंट। तो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसर या फिर रिडक्टेंट ये बताता है कि एलिमेंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसी पे ये डिपेंड करता है किस पे? द टेंडेंसी of an element
species, the tendency of an element or species, the tendency of an element or species to donate an electron is called reducing power of species। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, तो कह सकते हो क्या बच्चा? ब्लर दिख रहा है। क्लियर हो जाएगा, आपका नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और स्पीसीज टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर और स्पीसीज, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर और स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, किसका टेंडेंसी बच्चा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है भाई? मेटल। मेटल। तो रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है ना। वैसे ऑक्सीडाइजिंग का क्या होगा फिर बता दो, फिर समझ गए ना। बस एक याद रखना, या तो रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग, और उसके बाद दोनों याद रखो तो कंफ्यूजन होगा, बस एक याद रखो तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडेंट कैसे डिफाइन करोगे बच्चा? The tendency of an element to gain an electron is called oxidizing power. Very good. The tendency of an element or species to gain an electron is called ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो बस एक याद रखो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा भाई, और दोनों के चक्कर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता लोगों को। बस इतना ही याद रखना है, जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो रिड्यूसर, जो एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। इसी के साथ होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ionic character and covalent character in the species। आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा फजांस रूल। तो बड़ा सिंपल सा रूल है भाई, तो नोट करना। फजांस रूल के बारे में दो बातें। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, according to Fajans rule, all bonds are neither ionic according to Fajans rule, all bonds are neither ionic nor covalent।
यस सर। हो गया कंप्लीट। तो पजांस रूल कहता है कोई भी बॉन्ड ना ही पूरी तरह से आयनिक होगा ना ही कोवेलेंट होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ भाई? क्या होगा इसका मतलब? कोई भी बॉन्ड आयोनिक भी नहीं होगा और कोवैलेंट भी नहीं होगा। हाँ, ये तो मतलब तो हम भी बोलते, इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड में भी मिलावट ना, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे थे सबसे मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड सर का। और एक बार बताओ डेफिनेशन। According to Fajan's rule, all bonds are neither ionic nor covalent। ना ही आयनिक है ना ही कोवेलेंट है। तो फजांस रूल कहता है कोई भी बॉन्ड नहीं तो पूरी तरह से आयनिक होगा ना ही कोवेलेंट, चाहे वो मेटल या नॉन मेटल के बीच ही क्यों ना बना हो। आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है बच्चा? मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आयनिक बॉन्ड है। बट फजांस रूल बोलता है ये पूरी तरह से आयनिक नहीं है, इसमें मिलावटी है भाई। मतलब आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट हो सकता है। हाँ, आयनिक बॉन्ड का परसेंटेज ज्यादा होगा। बॉन्ड का आयनिक परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा। कोवेलेंट परसेंटेज क्या होगा? कम। तो यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, लेकिन एक कंपैरिजन कर सकते हो किसी एलिमेंट का, कंपेयर कर सकते हो किसी मॉलिक्यूल्स को, कौन ज्यादा आयनिक है और कौन ज्यादा कोवेलेंट है, ठीक है ना। तो पजांस रूल सिंपल सा है, बस ये बताता है कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक है ना ही 100% कोवेलेंट है। कुछ परसेंट कोवेलेंट है, कुछ परसेंट आयनिक होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक ट्रिक दिया फाइंड आउट करने के लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर या इसको बोलते हैं भाई, या फिर पूछ सकता हूं पोलराइजिंग पावर। अच्छा मुझे बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है? कार्बन जैसे कंपाउंड। नॉन मेटल। नॉन मेटल में ये सुना था पता, ठीक है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर, नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। वाह, भगवान उठा लो कहीं कोने वोने में बैठे हो तो। नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। बोले जीना नहीं चाहते ना, हमको जीना जीते हुए देखना नहीं चाहते, कहने का मतलब है। अभी कुछ देर पहले बताया पूरा मतलब वही हो गया, गई भैंस पानी वाला हिसाब भाई। राम कहानी सुना है रामायण का, पूछ लिए राम और सीता कौन थे, तो भाई बहन। तो कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर। अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर को शॉर्ट में यहाँ पे सीसी बोल देता है, ठीक है ना, सीसी। और पोलराइजिंग पावर को क्या बोलेगा फिर? बोलो। पीपी। तो सीसी पीपी पूछेगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो माइक को ऑन करना। तो हम कह रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कौन बनाएगा, किसका ज्यादा होगा? जो कोवेलेंट नेचर का हो। कोवेलेंट कौन बनाता है? जो अच्छा नॉन मेटल होता है। और जो अच्छा नॉन मेटल होता है वो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है भाई? उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है नॉन मेटल का? हाय। हाय। तो बस हो गया सॉल्व भाई इसी से। तो कोवेलेंट कैरेक्टर साइज सोडियम का कम हो जाएगा, हाँ, साइज ऑफ एनायन नोट कर लेते जाना, ठीक है ना। केटायन का साइज बड़ा तो केटायन एनायन मेटल। नोट कर लो पहले इसको, फिर एक्सप्लेन करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है ना। और बस आईसी डायरेक्टली पर्सनल टू size of cation
साइज ऑफ anion, साइज ऑफ, किसी एक को याद रखना बच्चा, नहीं तो सर। मिस्टेक हो जाएगा। सर किसी हाँ बच्चा, सर इनवर्सली है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम लोग कंपैरिजन करें मतलब कंपेयर करेंगे तो वहां पे इक्वल टू नहीं होगा, बस एक बेसिकली आइडिया मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा कि इतना परसेंट आयन है कि इतना परसेंट कोवेलेंट है। उसके सर लिए 1 बाय ना? तो कोवेलेंट कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली का उपयोग करता है। पता नहीं क्या बोल रहे बच्चा, नोट हो चुका। कोवेलेंट कैरेक्टर पॉजिटिव पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यहां पे 1 अपॉन साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन, 1 अपॉन साइज ऑफ एनायन, और यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन। सिलिशियम का साइज बड़ा है। सर वही बोल रहे थे। क्या बोल रहे हो यार? सर आपने वन तो बच्चा फजांस रूल में कहता है कोई भी बॉन्ड ना तो कोवेलेंट है पूरी तरह से, ना ही आयनिक। उसमें पूछता है कोवेलेंट कैरेक्टर या पॉइसन पावर आयनिक कैरेक्टर, तो ये चीजें पता होना चाहिए। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखेंगे कल। आज समझ लो, कुछ पढ़े नहीं हो, बस फजांस रूल होता है क्या उसका इंट्रो देते हो, ठीक है ना? कल इसका पूरा मूवी चलेगा और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटॉमिक रेडियस वाले चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि साइज पे डिपेंड है। और साइज कौन बताता है? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। तो जिनको एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस का ट्रेंड पता है तो वो सबके लिए इजी हो जाएगा। ये क्लियर है बच्चा? तो आज जी की सर। समाप्त, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।